सुनिए, कल के टॉपिक को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल आपको मैंने पढ़ाया था क्या कि हर एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। जिस करंट कैरिंग लूप का पोलरिटी डिसाइड करने के लिए हम लोग क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर आपके सामने में कोई करंट कैरिंग लूप है और इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट बहता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके सामने में जो पोल होगा वो कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट बहता दिख रहा है, इसका मतलब आपके सामने कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है क्या हर एक करंट कैरिंग लूप। तो मैंने आपको ये लास्ट दिन बताया था क्या कि जो आपका करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करेगा? तो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, और ये बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट क्या बनाता है भाई? मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, और मैग्नेटिक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो मैं आपको बोला था क्या कि अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप है आपके पास में, जिस करंट कैरिंग लूप से अगर करंट बह रहा है आई, और इस लूप का आपको जो एरिया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? ए। तो इसका जो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे, ये मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखेंगे? आई इंटू ए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, करंट स्केलर है, इसका मतलब एरिया को भी क्या होना पड़ेगा? वेक्टर होना पड़ेगा। और इस एरिया का डायरेक्शन हम लोग कैसा लेंगे? तो एरिया का डायरेक्शन सेम लेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के जैसा डायरेक्शन। मैं आपको बोला था क्या कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का अगर डायरेक्शन का बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एम का अगर बात करें, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते थे? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते थे। और ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था भाई कि अपने हाथ के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाओ, अंगूठा जिधर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, और एरिया का भी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा। इतने बातों पर हम लोगों ने पिछले दिन तक चर्चा किया हुआ था। बात समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब भी लिखना है आई इंटू ए लिखना है, और आपको जो है सो इसका डायरेक्शन कैसे लिखना है? राइट हैंड थंब रूल से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको पता है। डायरेक्शन कैसे देंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, अगर आपसे कोई आदमी पूछे क्या कि एसआई यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, तो आप क्या कहेंगे कि एसआई यूनिट का अगर हम लोग बात करें, एसआई यूनिट ऑफ किस चीज का? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो ध्यान देना मेरे भाई कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ये तुम्हारा क्या है? वेक्टर एम। और वेक्टर एम को क्या लिखते हैं? आई इंटू ए। आई क्या है? आपका करंट, और करंट का यूनिट अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? एम्पियर। और एरिया को क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। तो अगर आपसे आदमी कोई पूछे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? एम्पियर मीटर स्क्वायर जो है सो इसका क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? याद करो कि जरा सा मैं पिछले दिन ये भी बताया था कि अगर कोई बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट का एक साउथ पोल होगा और एक क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कितने पावर के साथ, कितने फोर्स के साथ अपने तरफ खींचता है, इस फोर्स को दिखाने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज किए थे, जिस टर्म को हम लोग क्या बोले थे? पोल स्ट्रेंथ। और इस पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किस चीज से डिनोट किए थे? स्मॉल एम से। मैं आपको बोला था क्या कि अगर इस मैग्नेट का लेंथ यहां से यहां तक का 12 हो जाए, और इस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कितना है? स्मॉल एम है। स्मॉल एम है जो ये बताता है पोल स्ट्रेंथ क्या, कि कोई भी मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अपने तरफ कितने फोर्स से खींचेगा। कोई बड़ा मैग्नेट रहेगा आसानी से खींच लेगा ज्यादा फोर्स से, और कोई छोटा सा मैग्नेट रहेगा तो बहुत कम फोर्स से। इसका मतलब कि जो छोटा मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? कम, और जो बड़ा मैग्नेट है उसका पोल स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा। तो आप देखिएगा कि इस केस में पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एम बोले थे, और इस केस में मैंने आपको डाइपोल मोमेंट अगर लिखने का बात सिखाया था तो बोला था क्या? एम इंटू कितने के बराबर में? 12 के बराबर में। अब कोई आदमी अगर तुमसे पूछे कि भाई ये मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने सीख लिया कि इसका यूनिट जो होगा
ये यूनिट जो होगा, ये यूनिट कितना होगा, तो पीछे हमने देखा है कितना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब कोई आदमी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे क्या कि बताओ कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का अगर तुमको ऐसा यूनिट लिखना है तो ये बताओ, तो यहां से m/12 इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे कि नहीं। अब देखो कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने ऊपर अभी तुमको पढ़ाया है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर, और नीचे जो 12 है वो है क्या, लेंथ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, और यही जो हो जाएगा आपका पोल स्ट्रेंथ का जो है, यही जो है सो आपके पोल स्ट्रेंथ का जो है सो क्या हो जाएगा, ऐसा है यूनिट हो जाएगा। और इस पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट अगर 1 मीटर से 1 मीटर को आप कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, एम्पियर मीटर। तो कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई ये पोल स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कहिएगा क्या कि ये जो है इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एसआई यूनिट जो होगा इसका, किसका, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का, कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होगा, ये एसआई यूनिट क्या होगा, इज क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतने बातों में आपको कोई दिक्कत है क्या, इतने बात में कोई दिक्कत नहीं होगा कि करंट कैरिंग लूप कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट के जैसा, मतलब मैग्नेटिक डायपोल के जैसा, जिसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, आई इंटू ए होगा। तो भाई इतना बात तुमको पता है। और इसका एरिया का अगर हमको डायरेक्शन देना है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हाथ के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए लूप में, जो अंगूठा बताएगा वो किसका डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्या, तो बहुत ही जो छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। और ये टॉपिक है आपका क्या, तो ये टॉपिक है क्या कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट। आप जानते हैं कि कोई भी एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमता है। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के घूमने की जो स्पीड होती है वो स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्यों, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगी, स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। और हर एक ऑर्बिट का एक पार्टिकुलर रेडियस होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ मैं वेलोसिटी ही लिख दे रहा हूं, लेकिन तुमको पता है कि सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा तो डायरेक्शन लगातार चेंज करेगा, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, विथ वेलोसिटी v, ठीक ना, ऑन अ ऑर्बिट या इन अ ऑर्बिट लिखो, इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना, जिस ऑर्बिट का रेडियस है कितना, कैपिटल आर। आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास दिया हुआ है क्या कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट में कितना स्पीड से घूम रहा है, v स्पीड से। और इस सर्कुलर ऑर्बिट के अगर रेडियस का हम लोग बात करें तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है, ये रेडियस है कितना, r के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, E आपको पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो मैं तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है, करंट बहता है। तो हम लोग इस बात से शुरू करेंगे क्या, हम मान लेते हैं क्या कि लेट टाइम t टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, कि इस इलेक्ट्रॉन को
जो एक रिवॉल्यूशन लगाने में टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी लग रहा है। अब ध्यान देना कि हम लोग ये बात जानते हैं क्या, कि जो करंट है आपका, जो आपका करंट है, करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। और करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा मेरे भाई, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। इस स्टेटमेंट का यूज हम लोग डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालने में करें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है क्या, कि जो करंट आई होता है ये कितना होता है, डी क्यू बाई कितने के बराबर में, डी टी के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डी क्यू बाई कितने के बराबर में, डी टी के बराबर में। आपको पता है कि चार्ज के जगह पर कौन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को टाइम कितना लग रहा है फ्लो करने में, टी। एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। अब देखो कि हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है, लेकिन इस टाइम का अगर कुछ एक्यूरेट वैल्यू पता चले तो हम लोग अपने बात को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़े। तो इस टाइम का वैल्यू निकालने के लिए, इस टाइम का वैल्यू निकालने के लिए जो है सो हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे किस चीज का, तो यूज करेंगे किस चीज का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन कितना। तुम ध्यान देना मेरे भाई कि इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है कितना, इसका स्पीड है कितना, इसका स्पीड है कितना v, और इसको एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा वो कितना, इसके सरकमफेरेंस के बराबर, और इसका सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर। तो ये बताओ कि स्पीड है कितना, स्पीड है कितना v, डिस्टेंस कितना इसको कवर करना पड़ेगा एक चक्कर में, और टाइम कितना लग रहा है। अगर हम t को इधर ले आए और v को इधर ले आए तो t इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 पाई आर अपॉन कितना। देखो तो v पता है कि नहीं पता है, रेडियस पता है कि नहीं पता है, 2 पाई का वैल्यू पता है कि नहीं, तो टाइम कितना लगेगा वो निकल जाएगा। हम लोग बस माने थे क्या कि जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी लग रहा है एक चक्कर लगाने में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मुझे बस इतना बात पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, कितने वेलोसिटी से घूम रहा है, और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कितना है। अगर इतना चीज हमको पता है तो एक चक्कर लगाने में ये टी टाइम ले रहा है, ये टी टाइम हम इस तरीके से निकाल लेंगे कि नहीं। अब इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं वैल्यू। अब इस इक्वेशन में जब वैल्यू रख दोगे तो इस इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद तुमको मिलेगा क्या, ये देखो कि इस इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद तुमको I इक्वल टू मिलेगा कितना, E अपॉन, E के नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने मन से 1 रख लें तो तुमको कोई आपत्ति है क्या। और इसके नीचे कितना रखेंगे, T के जगह पर, T के जगह पर कितना रखेंगे, 2 पाई R अपॉन कितना V रखेंगे। ये कहां से हम लोगों ने बात किया है, तो बात किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने यहां से टी का वैल्यू क्या किया, पुट कर दी। अब जब इस वैल्यू को देखोगे तो आई इक्वल टू कितना निकल के आएगा, देखो ई अपॉन 1, और ये पूरा टर्म किस में है, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। यानी कि जो करंट आई का वैल्यू आया ये कितना आया, ई भी अपॉन कितना 2 पाई आर के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगर हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, और कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं और ये कहें आपको क्या कि बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन से हम लोग बात करें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अगर डेफिनेशन से बात करें तो भैया क्या पढ़े हुए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m बराबर I और इंटू कितना, एरिया वेक्टर है, आपको पता है। और एरिया वेक्टर का अगर डायरेक्शन का हम लोग बात करें, अगर हम लोग डायरेक्शन का बात करें तो क्या करेंगे, बाय द राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या करेंगे कि इसका डायरेक्शन पता करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाइए। किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। और करंट किधर बहेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब हम हाथ को इधर घुमाएं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएं, हाथ को किधर घुमाएं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट किधर बह रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। और जब 4 उंगली को घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा,
इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, क्रॉस होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन से, तो भाई साहब आई के जगह पर जो आपने निकाला है वो आई के जगह पर करंट कितना निकाला है, ईवी अपॉन 2πr। ईवी अपॉन कितना, 2πr। ये कितना निकला है, ईवी अपॉन कितना, 2πr। और जरा सा देखो कि एरिया का अगर हम लोग बात करें तो एरिया किसका लिखते थे, लूप का। और अगर हम इस लूप का बात करें तो इस लूप का रेडियस है r, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो इस लूप का एरिया अगर तुम लिखोगे यहां तो एरिया लिखोगे तो एरिया के जगह पर कितना लिखोगे, πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो बचेगा वो कैसे बचेगा, ईवी r अपॉन कितना, 2 के बराबर में। ई क्या है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, और नीचे 2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? डायरेक्शन में क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। उंगली घुमाना है किधर, 4 उंगली को घुमाना है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों कि करंट के डायरेक्शन में घुमाना रहता है, और करंट किधर बहता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है जिसका रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का स्पीड v है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ईवी r अपॉन कितना, 2 के बराबर में। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि डाइपोल मोमेंट से अगर हम एक आध क्वेश्चन देखें तो तुमको बस याद इतना बात रखना है क्या, कि अगर लूप के कारण डाइपोल मोमेंट का बात करेंगे तो जो डाइपोल मोमेंट होगा m इक्वल टू वो कितना होगा, IA के बराबर में। और डायरेक्शन के लिए किसका यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड रूल का, राइट हैंड रूल क्या कहेगा कि 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमाना है, अंगूठा किसका डायरेक्शन बताएगा, डाइपोल मोमेंट का। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि हम चाहते हैं क्या कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करें, और एक छोटा सा क्वेश्चन करें। तो ये क्वेश्चन है किस तरीके से, ये देखिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक लूप है कुछ इस तरीके से, और इस लूप में जो बहने वाला करंट है वो करंट है आपका क्या, कुछ इस तरीके से। बहने वाला जो करंट है वो कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है? ये है ऐसे रखा हुआ लूप है, तुमको दिख रहा होगा, और ऐसे रखा हुआ लूप है, इसमें करंट कितना बह रहा है, सपोज करिए 2 एम्पियर का। कितने का करंट बह रहा है, 2 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से। अब देखना कि कह रहा है क्या कि ये जो लूप है, इस लूप के ठीक परपेंडिकुलर, इस लूप के ठीक परपेंडिकुलर हमने क्या किया है, एक और लूप रख दिया है, और ये लूप इसके ठीक परपेंडिकुलर है इस तरीके से कि इस लूप से भी जो मैं करंट बहा रहा हूं ये इस पर क्या है, एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर लूप है। और इस लूप से जो करंट बह रहा है वो करंट बह रहा है ऐसे, और ये है कितने का, सपोज करिए 10 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कह रहा है कि इसका भी रेडियस है कितना, इसका रेडियस मान लीजिए कितना, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, और इसका भी रेडियस मान लीजिए कि ये भी है कितना, 7 मीटर। तो आपसे कहेगा क्या कि इस दोनों के सिस्टम के कारण बताओ कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा। तो देखो मेरे साथ इस क्वेश्चन को तुम बनाओगे, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, तुमको समझ में आ जाएगा। ध्यान देना कि जो पहला लूप है इसमें से हम लोग पहला लूप इसको मान लेते हैं और दूसरा लूप इसको मान। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए कि जो पहला लूप है आपका, ये पहला लूप है किस तरीके से, तो पहला लूप है कुछ इस तरीके का। इस पहले लूप से जो आपका करंट बह रहा है वो करंट बह रहा है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितने का, 10 एम्पियर का, और इसका जो रेडियस है ये है कितने का दिया हुआ, 7 मीटर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या हो सकता है कि ये सब सेंटीमीटर में भी रहे तो इसको मीटर में हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी सपोज करो कि 7 मीटर का ये दिया हुआ, तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट मुझे m1 लिखना होगा तो m1 इक्वल टू कितना लिखोगे, I इंटू कितना, A। इसका I करंट है कितने का, 10 का, और एरिया लिखोगे कितना, πr², यानी कि 22/7 गुने 7 गुने कितना, 1, 7 से 7 कट जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा कितना आपका 154, यानी कि 1540। और डाइपोल मोमेंट का अगर हम लोग देखें
तो यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका डायरेक्शन अगर तुमको देखना है, अगर इसका तुमको क्या करना है, डायरेक्शन देखना है, तो ध्यान देना कि 4 उंगली को किधर घुमाएंगे करंट के, अंगूठा किधर जाएगा, अंदर की तरफ। लेकिन ये लूप कैसा रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। और इसमें करंट कैसे बह रहा है, इधर से आया इधर से गया, तो 4 उंगली को घुमाए, डायपोल मोमेंट किधर, सामने। तो डायपोल मोमेंट अगर सामने है आपका, तो इस सामने के डायपोल मोमेंट को हम ये डायरेक्शन दे रहे हैं, और ये जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन है किसका, M1 का। बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा लूप देखो कि जो तुम्हारा दूसरा लूप है, ये दूसरा लूप है किस तरह से तुम्हारा, तो दूसरा लूप जो है ये है कुछ इस तरह का लूप, इससे होकर के करंट बह रहा है कैसे, इस तरीके से। इसका भी रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, 7 सेंटीमीटर, और इससे जो करंट बह रहा है वो कितने का, 2 एम्पियर का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना कि अगर 2 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसको ना थोड़ा सा चेंज करना क्या, इस डाटा को और इस डाटा को भी, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 12 एम्पियर, और इसको हम लोग कर लेते हैं कितना, इस 2 एम्पियर को हम लोग कर लेते हैं कितना, 5 एम्पियर, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा सवाल देखने, ठीक ना। ये 12 एम्पियर, तो यहाँ 1540 नहीं लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे सीधे कितना, कि ये हो जाएगा कितना, 12 इंटू 154, ठीक ना। कितना लिख देंगे, 12 इंटू 154, ये हो जाएगा कितना आपका, 12 इंटू 154 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहां देखिएगा कि अगर हमको डायपोल मोमेंट इस दूसरे लूप का M2 लिखना है, तो कितना लिखोगे, I इंटू कितना, A। करंट है कितने का भाई, तो करंट है कितने का, 5 एम्पियर का, तो 5 एरिया हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर, 7 इंटू कितना, 7, 1 से 1 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 154 एम्पियर मीटर स्क्वायर। जरा सा ध्यान देना, अगर इसका डायरेक्शन देखें तो ये लूप है कैसा, इस तरह से, ये लूप है कैसा, इस तरीके से, और इसमें करंट जो बह रहा है वो किस तरीके से, इधर से गया और इधर से वापस, अंगूठा किधर जा रहा है। इसका मतलब कि जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा M2 का, वो किधर होगा, जो M2 का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान देना कि M1 हॉरिजॉन्टल और M2 वर्टिकल में किधर, नीचे। तो अगर हम लोग यहां से देखना चाहें, तो जो ये है आपका, ये है M1, और जो यहां से वर्टिकल नीचे होगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका, M2। अब ये हो गया कितना, M1, और ये हो गया कितना, M2। देखो दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो जाएगा, और इसी दोनों का जो रिजल्टेंट हम लोग लिखेंगे वही क्या बताएगा, M नेट को, यानी कि नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। और उसके लिए हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि दोनों वेक्टर को क्या करिए, पैरेललोग्राम का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मानते हुए आप क्या करिए, डायगोनल पैरेललोग्राम बनाइए, और उसी का जो डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा आपका, M नेट हो जाएगा। और अगर आपको M नेट लिखना है तो आप लिखेंगे कितना, रूट अंडर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2 M1 M2 कॉस कितना डिग्री, थीटा के जगह पर है कितना, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, याद है कि नहीं याद है। रिजल्टेंट कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इसका मतलब जो ये वैल्यू बचेगा कितना, रूट अंडर M1 स्क्वायर और प्लस कितना, M2 स्क्वायर। जरा सा ध्यान देना कि M1 के जगह पर कितना है, 12 गुने 154, तो 12 गुने 154 है, तो M1 के जगह पर क्या करिएगा, 12 का स्क्वायर और गुने कितना, 154 का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर कर दिए तो 12 का स्क्वायर और गुने कितना, प्लस अगर हम M2 का स्क्वायर करें, M2 है कितना, 5 गुने 154, तो 5 का स्क्वायर और गुने 154 का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो तो दोनों में से अगर तुम क्या करो, रूट अंडर 154 का स्क्वायर कॉमन लो, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। 154 के स्क्वायर में से 154 रूट के बाहर आ गया, स्क्वायर में से एक बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, रूट अंडर 12 का स्क्वायर और प्लस कितने का स्क्वायर, ये कितना हो गया 154 और गुने 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 चौका 52 का 2, 5 13 पंचे 65, 5 70 का 0, 7 13 कम 13 7 20, 2002 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा कि आपका M नेट का वैल्यू। और कोई आदमी डायरेक्शन पूछे कि डायरेक्शन कितना होगा,
तो अगर मान लो कि इस एंगल को मान ले थीटा, अगर मान लो कि इस एंगल को कितना मान ले थीटा, तो थीटा मान ले, तो तुम देखो ध्यान से कि अगर हमको tan थीटा लिखना हो तो tan थीटा क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये m2, तो ये भी कितने के बराबर में, m2 के बराबर में, और बाय बेस कितने के बराबर में, m1 के बराबर में। तो अगर tan थीटा लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, m2 बाय कितना, m1। ध्यान दीजिएगा कि m2 का वैल्यू है कितना, 5 गुने 154, कितना है 5 गुने, और m1 का वैल्यू है कितना, 12 गुने 154 से 154 खत्म। तो tan थीटा जो है वो कितना आ गया, 5/12, और थीटा यहां से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 5/ कितने के बराबर में, 12 के बराबर में। इस तरीके से नेट डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अगर आपको याद हो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना पढ़े थे, Q इंटू 12, कि अगर एक माइनस चार्ज हो और एक प्लस चार्ज हो, एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर रखा हो, तो ये एक डाइपोल बनता है, जिसका डाइपोल मोमेंट हम लोग कितना लिखते हैं, Q इंटू 12। ये भी वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। अब तुमको याद होगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E में रखेंगे, अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड E में हम किसी डाइपोल को रख दिए, मान लो कि ये है +Q और ये है तुम्हारा क्या, -Q, और इस डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, इसका लेंथ है कितना, 12 का। तो आप बताओ कि इस +Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। कितने का फोर्स लगेगा, QE, और पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये -Q पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितने के बराबर में, QE के बराबर में। तो देखो इस पर इक्वल फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर नेट फोर्स लगने वाला तो 0 है, लेकिन अगर इसको हम पकड़ के ऐसे खींचने लगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा मतलब इस पर टॉर्क काम करेगा। ये इधर घूमने लगेगा और ये इधर घूमने लगेगा, इस पर टॉर्क जो है सो काम करेगा। और इसी टॉर्क को हम लोगों ने निकाला था कितना, PE sin थीटा के बराबर में, आपको याद होगा। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय मैं आपको पढ़ाया था और आपको लिखाया था क्या, कि ये जो टॉर्क लगने वाला होता है, ये टॉर्क कितने के बराबर में होता है, PE sin थीटा के बराबर में। अब सवाल उठता है क्या, कि इस मैग्नेटिक डाइपोल को, कि जो हर एक लूप आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं। क्या इस लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर भी टॉर्क लगेगा, और अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कितने का लगेगा, ये मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे चाहूंगा ये कि टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक जो आपको पढ़ाया गया है आगे पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ाया गया आपको, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी डाइपोल को रखते हैं, इस कहानी को आप लोग रिवाइज करके आएंगे। और जब रिवाइज करके आएंगे तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखने से टॉर्क लगता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग अगर मैग्नेटिक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क लगेगा तो कितने का लगेगा। इससे पहले मैं बताया हूं क्या, कि किसी करंट कैरिंग लूप पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स क्या होता है, 0। यहां भी नेट फोर्स क्या है, लेकिन घूमेगा। वहां भी क्या हो सकता है कि कॉइल घूम सकता है, तो घूमेगा तो टॉर्क काम करेगा, और टॉर्क काम करेगा तो कितना टॉर्क काम करेगा, ये चीज हम लोगों को निकालना है अगले दिन, तब जब आप ये टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क रिवाइज करके आएंगे तब। मैं उम्मीद करूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, और टॉर्क ऑन डाइपोल रिवाइज करके आइएगा। आज के लिए इतना काफी है।